अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? सुनाएं, क्या हाल चाल है? कैसी जा रही है लाइफ? तैयारी कैसी चल रही है? आज आप लोगों का सुना है एफएलपी भी है। हर सैटरडे को होता है ना, आज भी सैटरडे ही है। मंडे को है? मंडे को कर दी। ये कब हुआ जी? ये अनाउंसमेंट कर दी है? चले, मुझे अभी टीचर असिस्टेंट ने बताया कि ये आपका जो एफएलपी है उसका दिन चेंज करके मंडे कर दिया है। चलें, अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। चलें, बताएं जी, क्या हालचाल है? तैयारी शारी कैसी चल रही है? और क्या ये जो आपको डिसीजन दिया गया कि आपका दिन सैटरडे के बजाय मंडे को होगा, ये ठीक है कि नहीं ठीक है? मतलब सैटरडे को ही होना चाहिए या मंडे को ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स। अच्छा, क्या आप लोगों ने मेरी कैंपस ड्राइव विज़िट की है? आप लोगों के लिए मैंने वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की वर्कशीट, लिपिड्स की वर्कशीट और उसके अलावा मैंने वहाँ पे अल्लाह भला करे आपका प्रोटीन्स की वर्कशीट और न्यूक्लिक एसिड्स की वर्कशीट, 4 वर्कशीट्स जो हैं वो ऐड की हुई हैं। और ठीक है, स्टूडेंट्स ने खुद करवाया मंडे का। वाह, बड़ी बात है स्टूडेंट्स, इतने पढ़ाकू स्टूडेंट्स हैं। वाह, वेरी गुड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। चलें, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मंडे को ज़बरदस्त है, ठीक है, हमने ही तो करवाया था। मुझे बता तो दिया करे, बंदा मुझसे पूछ ही लेता है। आप लोग पूछते ही नहीं है। चलें, सर कब ऐड की हैं? बेटे आज ही ऐड की हैं, ठीक है। अभी चेक करें, अभी अभी चेक करके बताएं। चलें, मैं सबसे पहले, क्योंकि मंडे को टेस्ट है ना, तो आज मैंने अपलोड कर दी हैं। मुझे जल्दी से अभी डाउनलोड करके बताएं, वहाँ पे आपको नज़र आ रही है नहीं? क्योंकि सम टाइम मैं अपलोड कर देता हूँ और बच्चे कहते हैं कि हमें तो नज़र ही नहीं आ रही। वो ना एक शेयरिंग का उसमें ना एक ऑप्शन होता है, वो शेयर करते हैं फिर नज़र आती है। ठीक है, आज अपलोड की हैं बेटे, चेक करें, अभी चेक करें, अभी इसी वक्त चेक करें जल्दी से। सर आज आपने अभी ही की हैं? अभी नहीं बेटे, मैंने सुबह की थी। सुबह नहीं, जब मैं सो के उठा था, ठीक है, आज थोड़ा लेट सो के उठा था तो उस टाइम की थी। ठीक है, हो सकता है आपके उस टाइम लेक्चर चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लेक्चर तो मेरे ख्याल है 11:30 बजे से चल रहे होते हैं। तो चलें, इसको आपने सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आपको आपके टेस्ट में ये फ़ायदा करेंगी। तो बच्चों, आज मैंने एक चैप्टर का नाम लिखा था जो कल मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, उसको हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। पहला उसमें आज टॉपिक होगा क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। चलें, कुछ बातें आपको क्रोमोसोम्स के बारे में पहले से पता होगी और कुछ बातें आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। माइटोसिस की भी कर दी। माइटोसिस क्यों करनी है बेटे? माइटोसिस जब पढ़ाएंगे उस वक्त करेंगे। आपने सिर्फ अपने फ़ोल्डर की वर्कशीट्स निकालनी है, एमडी कैट और नम्स वाली। दूसरे फोल्डर्स में आपने नहीं जाना। चलें जी, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज के कॉन्सेप्ट्स होंगे, ध्यान से आप लोगों ने समझना है, इंशाल्लाह फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले समझा देते हैं जी आपको क्रोमोसोम एंड डीएनए में। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम बच्चों एक ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको पड़ा हुआ नज़र आता है जब सेल डिवाइड करता है। जब सेल डिवाइड करता है उस वक़्त आपको सेल के अंदर इस तरह का क्रोमोसोम नज़र आता है। ये क्रोमोसोम बेटे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कॉन्डेंस होने के बाद बनता है। इसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक डीएनए होता है और एक प्रोटीन होती है।
ठीक है। डीएनए और प्रोटीन को बाद में देखेंगे, पहले आपको मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। क्रोमोसोम क्रोमैटिन से बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। अब बंदा पूछे क्रोमैटिन क्या चीज़ है? क्रोमैटिन बहुत ही ज़्यादा बारीक धागा होता है, बारीक धागा होता है इस किस्म का, बारीक धागे, ऐसे बारीक से धागे होते हैं जिनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और जब इनकी कॉन्डेंसेशन होती है, जब ये कॉन्डेंस हो जाते हैं, जिस वक़्त सेल डिवाइड करने लगता है उस वक़्त ये कॉन्डेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक ही चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि जो क्रोमैटिन है वो बारीक है और बहुत लंबे लंबे धागे हैं, जबकि क्रोमोसोम जो है ना ये कॉन्डेंस्ड हैं, सिकुड़े हुए हैं, ये मोटे मोटे धागे होते हैं जो आपको सिर्फ डिवाइडिंग फेज में नज़र आते हैं। सो क्रोमोसोम सिर्फ कब नज़र आता है? जब सेल डिवाइड कर रहा हो, जब सेल क्या हो, डिवाइडिंग फेज में हो, उस वक्त आपको क्या नज़र आता है? क्रोमोसोम। और जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, नॉन डिवाइडिंग, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये अच्छी तरह अपने जहनों में बिठा लें। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस वक़्त वो नज़र नहीं आते, क्योंकि क्रोमैटिन का डायमीटर इतना कम होता है, इतना कम होता है कि वो क्रोमोसोम से विजिबल, माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होता। उसको विजिबल होने के लिए फोल्ड होना पड़ता है, सिकुड़ना पड़ता है, कॉन्डेंस होकर मोटे क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करनी पड़ती है। ये चैप्टर नंबर 20 है सेकेंड ईयर में बच्चों, ठीक है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, चैप्टर नंबर 20। उसके बाद सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है, क्रोमोसोम की जो तादाद होती है कि कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, वो स्पीशीज़ के लिहाज से स्पेसिफिक होती है। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होते हैं स्पीशी के लिहाज से। नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू स्पीशी। उसकी एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है, पेनिसिलियम की लिखी हुई है, फर्न की लिखी हुई है, हनी बी की लिखी है, कॉर्न की लिखी है, शुगर केन की लिखी है। सर ये चैप्टर सेकेंड ईयर में नहीं है, आप कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? एफएससी की? किस क्लास की बात कर रहे हैं? सेकेंड ईयर में नहीं है। हालांकि सेकेंड ईयर के अंदर मुझे 7 साल हो गए हैं चैप्टर पढ़ाते हुए, और आप कह रही हैं कि नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मुझे लगता है आप किसी और बुक की बात कर रही हैं। चलें, तो नंबर्स की आपने वैल्यू याद करनी है। कुछ वैल्यूज़ आपको मैंने सेल वाले चैप्टर में याद करवा दी थी कि कितने कितने क्रोमोसोम हैं, और कुछ वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, आपने ये याद कर लेनी है, ठीक है। और इनको सबसे पहले फ्लेमिंग ने ऑब्ज़र्व किया था। फ्लेमिंग एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, वाल्डर फ्लेमिंग। उसने सलेमेंडर का जो लार्वा है ना उस पर रिसर्च की। सलेमेंडर का लार्वा जब डिवाइड हो रहा होता है, सेकेंड ईयर की बुक, बायो की बुक में है, तो मैंने भी यही कहा है ना, सेकेंड ईयर की बुक में है। चलें, तो जब वो लार्वा डिवाइड हो रहा था ना उस वक़्त इसने देखा यार ये क्या है, ये क्या नज़र आ रहा है इसको। तो उसने देखा उसको ना धागे नज़र आ रहे थे जो नॉन डिवाइडिंग फेज में नहीं नज़र आते। जब वो सेल डिवाइड करता तब नज़र आते, जब वो डिवाइड नहीं करता तब वो गायब हो जाते। उसने कहा ये क्या है? फिर उसने बताया कि ये बेसिकली क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। चलें, अब हमने देखना है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझने के लिए मैं आपको क्रोमोसोम्स की शक्लें बताता हूँ। क्रोमोसोम्स की बच्चों 2 फॉर्म्स होती हैं। क्रोमोसोम्स की 2 फॉर्म्स कौन सी होती हैं? पहली फॉर्म है अनरेप्लिकेटेड फॉर्म, और दूसरी फॉर्म इसकी होती है रेप्लिकेटेड फॉर्म। अनरेप्लिकेटेड फॉर्म इस किस्म की होती है जिसका एक ही क्रोमैटिड होता है, और रेप्लिकेटेड फॉर्म जो होती है ना स्टूडेंट्स, उसके 2 क्रोमैटिड्स होते हैं जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स का नाम देते हैं। ये बहुत
कम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बच्चे इसको दो और उसको पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। बच्चों ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, फ़र्क ये है कि ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हमें नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि ये उस वक़्त अनरेप्लिकेटेड होता है जब इंटरफेस चल रही होती है, जब नॉन डिवाइडिंग फेज़ होता है, उस वक़्त आपका क्रोमोसोम या क्रोमैटिन अनरेप्लिकेटेड होता है, इसलिए वो आपको नज़र नहीं आता है, नज़र नहीं आता है। और ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आपको इसलिए नज़र आता है कि जब मेटाफेज चल रही होती है, प्रोफेज चल रही होती है, तब एस फेज़ में क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो चुका होता है, वो अपनी शक्ल तब्दील कर चुका होता है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स उसके बन चुके होते हैं, एक ये और एक ये जो है ना, इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। दीज टू आर सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ईच अदर। जो जीन्स इस क्रोमैटिड पे है ना, वही जीन इस क्रोमैटिड पे है। अब क्वेश्चन ये है कि ये दो क्रोमैटिड्स हैं या चार क्रोमैटिड्स हैं, तो जवाब है कि ये दो क्रोमैटिड ऐसे हैं, ये एक क्रोमैटिड और ये दो क्रोमैटिड, इनको दरमियान से बांधा हुआ है, तो ऐसे लगता है जैसे ये चार हैं, चार नहीं है, ये दो ही क्रोमैटिड्स हैं। तो रेप्लिकेशन के बाद इस तरह की शक्ल होती है क्रोमोसोम की, रेप्लिकेशन से पहले इस तरह की शक्ल होती है। और हाँ, एनाफेज में जब क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं ना माइटोसिस की, अगेन वो इस शक्ल में हमें कुछ देर के लिए नज़र आते हैं जब तक सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम उनको मेटाफेज में, प्रोफेज में देख रहे होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि क्रोमोसोम की यही शक्ल है, ठीक है, ये क्रोमोसोम की शक्ल नहीं है। अनरेप्लिकेटेड एक लेग पीस, रेप्लिकेटेड दो लेग। बेटे आप बिरयानी पे आ रहे हैं, आज मेरा मूड नहीं है बिरयानी पे आने का, आप फिर बिरयानी पे आ गए, चले ठीक है जी। अनरेप्लिकेटेड का मतलब एक लेग पीस है, इसका मतलब दो लेग पीस है, हालांकि लेग पीस जैसा ही दूसरा लेग पीस होता है, दोनों लेग पीस एक ही मुर्गी के होते हैं, दोनों लेग पीस एक ही मुर्गी के होते हैं, ठीक है। चलें, तो याद रखें ये पूरा एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है। सो ये दो क्रोमैटिड्स हैं। अब हम इसके थोड़े से पार्ट्स को देख लेते हैं। अगर मैं आपका ये एक क्रोमोसोम बनाऊं ऐसे, तो इस क्रोमोसोम में ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर, जिसने रेप्लिकेशन के बाद दो क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखना है। इस सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। Why it is known as constriction? Why it is known as constriction? इसको कंस्ट्रिक्शन क्यों कहते हैं? तो याद रखें, ये देखें ना, ऐसे यहाँ पे आके क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्ट हो गया, सुकड़ गया, रीजन सुकड़ गया, इसलिए हम इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्योंकि ये यहाँ पे सुकड़ गया है, ठीक है। इसके बाद जो कंस्ट्रिक्शन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम पी आर्म कहते हैं, इसकी आर्म है, क्रोमैटिड की आर्म है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्यू आर्म का नाम देते हैं, क्यू आर्म का नाम देते हैं। बड़ा लिख लें, छोटा लिख लें, एक ही बात है। दो आर्म्स होती हैं जी, एक बड़ी और एक छोटी भी हो सकती है, दोनों बराबर भी हो सकती हैं, और एक बिल्कुल ही ना होने के बराबर और दूसरी बहुत बड़ी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम की लेंथ या साइज़ कितना है। सो ये इसकी आर्म हो गई। सम टाइम कुछ क्रोमोसोम्स के पास एक और हिस्सा भी होता है, इस तरह से, ये देखें, ये अगर इसकी पी आर्म है, तो सम टाइम इसका ना एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है, और वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एक और जगह से ये सुकड़ता है, क्रोमोसोम एक और जगह से सुकड़ता है, और इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्रोमोसोम का एक हिस्सा जो है वो अलग हो जाता है बाकी के क्रोमोसोम के हिस्से से। चेक करें, ये सबके अंदर नहीं होता, कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। ये देखिए, ये क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा इलाका है जहाँ पे मज़ीद कंस्ट्रिक्शन हुई है क्रोमोसोम की। चेक करें,
ऐसे क्रोमोसोम आ रहा था, मज़ीद कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, दूसरी मरतबा कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से कुछ हिस्सा ऐसा होता है क्रोमोसोम का जो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम से, बाकी क्रोमोसोम बॉडी से अलग हो जाता है। ये जो बाकी का क्रोमोसोम अलग हो जाता है ना, इसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम का नाम देते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। इस सैटेलाइट क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट डीएनए होता है, ऐसा डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, जो ट्रांसक्रिप्शन मीन जीन्स एक्सप्रेस नहीं करता, जिसने आगे जाके काम नहीं करना, वो इस हिस्से में प्रेजेंट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्यों बनता है, इसका फ़ायदा क्या है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ने तो क्या करना होता है, क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखना होता है, और इसके अलावा इसके अंदर एक जगह होती है छोटी सी कैनाटोकोर। कैनाटोकोर जगह पे कैनाटोकोर फाइबर्स भी आके अटैच होते हैं, अगर आपको याद हो स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। सो इसके दो फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, लिख लें, एमसीक्यूज़ में काम आएंगे। पहला फ़ायदा, इट ज्वाइन क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स को ये ज्वाइन करता है, हिस्सा सिस्टर क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करता है। और उसके अलावा दूसरा इसका काम क्या होता है, ये अटैच करता है स्पिंडल फाइबर्स को। दो काम है इसके, स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करना दो मेन काम है, और सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ना। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का काम क्या है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के दो मेन जो है ना वो फंक्शंस हैं, सुन लें। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, ताकि यहाँ पे जगह क्रिएट हो जाए इसका फंक्शन लिखने की, ठीक है। ये उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसका जो पहला मेन फ़ायदा है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का, ये आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज़ होता है। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्रोमोसोम पड़े हुए हैं तो आप अपने क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया सारे क्रोमोसोम पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है, कुछ क्रोमोसोम पर होती है। सेल के अंदर 2, 3, 4 क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे जिनके, वो डिपेंड करता है कि किस स्पीशी के कौन से क्रोमोसोम्स हैं। सो अगर आपके पास एक सेट है क्रोमोसोम का जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रोमोसोम पड़े हुए हैं छोटे छोटे, इनमें से अगर आपने पहचानना है कि आपका कौन सा क्रोमोसोम है, तो आप इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वाले को पहले पहचान लेंगे। और ये देखो, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वाला क्रोमोसोम है, ये फलाना क्रोमोसोम है। सो आइडेंटिफिकेशन मार्कर, ये एक निशानी है क्रोमोसोम की पहचानने के लिए। दूसरा, ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी रखता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स भी रखता है। नॉर इसको कहते हैं, नॉर कहते हैं। नॉर का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियोलस सेल का होता है ना, उस न्यूक्लियोलस बनाने की जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको ऑर्गेनाइज करने की जो सलाहियत होती है, वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पास होती है। सो जितने सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होंगे ना सेल के अंदर, उतने ही न्यूक्लियोलस बनेंगे। यानी न्यूक्लियोलस की जो तादाद है, न्यूक्लियोलस का जो नंबर है, वो डायरेक्टली रिलेट करता है नॉर्स के साथ। जितने नॉर्स होंगे, यानी जितने सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होंगे, उतने ही सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस बनेंगे। अगर किसी सेल के अंदर 2 न्यूक्लियोलस पड़े हुए हैं, इसका मतलब उसके सेट के अंदर 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। अगर किसी सेल के अंदर 4 न्यूक्लियोलाई पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ऐसे सेल के क्रोमोसोमल सेट्स में 4 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मौजूद है। सो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट काम है इसके। तीसरा काम तो आपको यहाँ पे डायग्राम में ये नज़र आ रहा है कि इसका एक काम ये भी है कि ये क्रोमोसोम से छोटे से हिस्से को अलग भी कर देता है, जिसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। और सैटेलाइट क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट डीएनए होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, वो भी है अलग पार्ट, लेकिन मेन 2 इसके काम है, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से क्रोमोसोम में एरर आ सकता है। एरर क्यों आएगा? क्योंकि एरर हमेशा आता है
जब इक्वल डिवीजन सही नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होती, ठीक है, और वो एरर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से ही आता है। ये सही तरह डिवाइड नहीं करता क्रोमोसोम्स को। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का बेंडिंग के साथ कोई रोल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं है, सो इसकी वजह से कोई एरर शेरर नहीं आएगा। इसने अपने काम चुप करके करते रहना है, न्यूक्लियोलस को और ऑर्गेनाइज करते रहना, ठीक है। और आपको पता है न्यूक्लियोलस ने आगे जाके राइबोसोम बनाने होते हैं। सो राइबोसोम्स के पास, राइबोसोम को बनाने वाला जो आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, वो न्यूक्लियोलस के पास होता है। इसका मतलब वो राइबोसोमल आरएनए भी नॉर के पास होगा। इसका मतलब इस रीजन ने ना सिर्फ न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करना है, बल्कि इसने एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, राइबोसोमल आरएनए की जो जीन्स होती हैं, राइबोसोमल आरएनए को बनाने वाली जीन्स भी इसके पास होंगी, और यही राइबोसोमल आरएनए फिर न्यूक्लियोलस का हिस्सा बनता है, और न्यूक्लियोलस इसी राइबोसोमल आरएनए को जोड़कर राइबोसोम तैयार करता है, जो हमने सेल के चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। वीडियो स्टक हो गई है, कब स्टक हुई है जी? सही चल रही है बेटे, वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है। चले खैर, आपको मैंने बता दिया, इंशाल्लाह उम्मीद है अब आप प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को कभी नहीं भूलेंगे। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमेयर कहना है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमेयर नहीं कहना। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है अल्लाह भला करे जो काम करती हो मैंने आपको सिखा दिया, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। लें जी, अब मैं आपको समझाता हूँ टीलोमेयर्स क्या होते हैं। टीलोमेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। टीलोमेयर्स क्या होते हैं? व्हाट आर टीलोमेयर्स? टीलोमेयर्स का मतलब होता है बच्चों, टीलोमीन किनारे, किनारे के ऊपर जो क्रोमोसोम्स का हिस्सा होता है ना, उसको हम टीलोमेयर कहते हैं। मसलन अगर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के किनारे के ऊपर जो आपको हिस्सा नजर आएगा, दिस इज नोन एज टीलोमेयर। टीलोमेयर ये क्रोमोसोम के किनारे पे होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के एंड पर मौजूद होते हैं, इससे ये टीलोमेयर्स होते हैं। ये टीलोमेयर इतना सा, ये टीलोमेयर इतना है। ये क्यों होते हैं क्रोमोसोम के किनारों पे? इनकी सर आफ्टर एप्लीकेशन दोनों क्रोमैटिड पे सेप्लाइड्स क्रोमोसोम होंगे, जाहिर सी बात है होंगे, ठीक है। चलें टीलोमेयर्स को समझें आप। जब रेप्लिकेशन होती है ना बच्चों, रेप्लिकेशन अगर आपको भी समझाई नहीं है, वो हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि रेप्लिकेशन अगर डीएनए की हो रही है, सपोज ये जो है ना, ये 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन है, और ये जो है ना 5 to 3 है, इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, ऐसे ये बनता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रैंड बनता है ना, आपको मैं रेप्लिकेशन में मैं बताऊँगा, वो उल्टी डायरेक्शन में ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की वजह से बनता है, ठीक है, ऐसे बनता उल्टा। ये जो आखिरी हिस्सा है ये वाला रह जाता है। रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए का जो आखिरी हिस्सा होता है वो रेप्लिकेट नहीं हो पाता, क्योंकि आगे जगह ही नहीं है जिससे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। आपको पता है ना, डीएनए पॉलीमरेज 3 काम प्राइमर से शुरू करता है। ये अगर आपको बात समझ नहीं भी आई अभी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लें कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स उल्टी डायरेक्शन में बनते हैं, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। तो जो आखिरी फ्रैगमेंट होता है वो नहीं बन पाता, क्योंकि फ्रैगमेंट बनाने के लिए प्राइमर लगाना ज़रूरी है। वो कहाँ से शुरू करे, आगे तो ये जगह ख़त्म हो गई है, सो आखिरी फ्रैगमेंट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हर रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए की लंबाई होती है वो कम होती चली जाती है, किनारे उसके टूटते चले जाते हैं। हर रेप्लिकेशन के बाद लेंथ ऑफ डीएनए, बल्कि डीएनए इज लॉस्ट एट एंड ऑफ स्ट्रैंड, एट द एंड ऑफ स्ट्रैंड इन ईच रेप्लिकेशन। इस पॉइंट को बच्चे हमेशा अपने जहन में नशीन कर लें, ये आपको टीलोमर समझाने में बहुत हेल्प करेगा कि हर
रेप्लिकेशन के बाद डीएनए थोड़ा सा लॉस हो जाता है, वो बेचारा रेप्लिकेट नहीं हो पाता। अगर ऐसा होता, इसका फ़ायदा क्या है बच्चों? इसका फ़ायदा ये है कि ये जो बच्चे एक्स्ट्रा कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये कमेंट्स ना करें। क्या नाम है आपका? अरूष और कोमल। डोंट कमेंट, ठीक है? आप बीच में इररेलेवेंट कमेंट्स कर रहे हैं जिसका फ़ायदा आपको बल्कि नुकसान हो जाना है। इसके ऊपर फोकस कर लें। हर रेप्लिकेशन के बाद डीएनए लॉस हो जाता है, और अगर डीएनए लॉस होता है इसका मतलब जीन्स भी लॉस हो जाती हैं, और अगर जीन्स लॉस होती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। आपके हर नए 2 सेल बनते उनके अंदर डीएनए कम होता, अगले 2 सेल में और कम डीएनए होता, अगले 2 सेल्स में और कम डीएनए होता। डीएनए कम होता और जीन्स भी कम हो जाती ना, तो नुकसान होता। जीन्स कम होती तो आपको पता है ट्रेड्स सही तरह एक्सप्रेस ना हो पाते। तो इसलिए इस नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत सलूशन रखा है। अल्लाह ने ना क्रोमोसोम के एंड पे टीलोमेयर रख दिए। वो जहाँ पे डीएनए लॉस हो रहा है ना, उस डीएनए के अंदर वो डीएनए टीलोमेयर का पार्ट होता है, वो लॉस होता चला जाता है, वो लॉस होता चला जाता है। और जब वो लॉस होता है तो हमारी जीन्स का नुकसान नहीं होता। वजह क्या है? क्योंकि टीलोमेयर्स के अंदर, इस रीजन के अंदर जो आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे वो रेपिटेटिव सीक्वेंस मिलेंगे आपको, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होंगे न्यूक्लियोटाइड के, जो कि किसी काम के नहीं है। मीन वो रेप्लिकेशन नहीं भी करते तो कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सेम रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं और वो एक्सप्रेस नहीं करते। डू नॉट ट्रांसक्राइब, यानी वो ट्रांसक्राइब होते ही नहीं है। मीन उनकी जीन एक्सप्रेशन होती ही नहीं है। नो जीन एक्सप्रेशन। जब उनकी जीन एक्सप्रेशन नहीं होती तो वो ज़ाया हो भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जीन स्टार्ट ही यहाँ से होती हैं जहाँ पे आपको ब्लैक नज़र नहीं आ रहा। ये महफूज हैं, ये महफूज हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे टीलोमर ये कह रहा हो यार मैं कम हो जाऊँगा, आप बचे रहो। जीन्स इधर से शुरू हो रही है। मसलन अगर मैं डीएनए दोबारा बनाऊँ, सारा ये सारा डीएनए है, तो ये आखिरी पोर्शन जो है ना, ये टीलोमेयर पोर्शन है। इस टीलोमेयर के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं वो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं और वो कम भी होते चले जाएंगे, लेकिन इनके लॉस होने से जीन्स लॉस नहीं होती। जीन स्टार्ट ही यहाँ से होती हैं, यहाँ से जीन स्टार्ट होती है। मीन आखिरी जीन इधर ख़त्म हो जाती है। सो टीलोमेयर कम होता भी चला जाए, जीन महफूज है। टीलोमेयर कम होता भी चला जाए तो जीन्स हमारी महफूज हैं। इसलिए अगर टीलोमेयर ना होते तो हर रेप्लिकेशन के बाद जीन्स भी ज़ाया हो जाती, लेकिन ऐसा अल्लाह ताला ने होने नहीं दिया। जीन्स हमारी महफूज हैं। सो किस तरह से ये आपकी टीलोमेरिक कन्वर्जेंस होती हैं या कमी आती है, ध्यान से इस डायग्राम को समझे। ये बच्चों क्रोमोसोम था, मैं एक ही तरफ टीलोमेयर बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। एक बार जब रेप्लिकेशन होगी ना इस क्रोमोसोम की, तो जो टीलोमेयर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखें इसके अंदर इसके मुकाबले में कम है। अगली रेप्लिकेशन होगी सेल की तो मज़ीद टीलोमेयर जो है ना वो कम हो चुका होगा, मज़ीद कम हो चुका होगा। अगली जो रेप्लिकेशन होगी उसके अंदर टीलोमेयर और कम हो चुका होगा, ठीक है। अगली जो रेप्लिकेशन होगी उसके अंदर आपका जो टीलोमेयर है क्रोमोसोम का वो और कम हो चुका होगा। चेक करें, हर सेल डिवीजन के बाद टीलोमेयर लॉस हो रहा है, टीलोमेयर लॉस हो रहा है, टीलोमेयर लॉस हो रहा है और लॉस होके आपकी जीन्स को महफूज कर रहा है। अगर जीन्स महफूज होती तो नुकसान होता। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, एक एंजाइम होता है टीलोमरेज। टीलोमरेज का काम क्या होता है? ये रिपेयर करता है, सिंथेसाइज करता है टीलोमर्स को। इट सिंथेसाइज टीलोमर। जो टीलोमेयर लॉस हुए हैं उन टीलोमेयर्स को ये वाला एंजाइम दोबारा बना लेता है। मतलब ये लॉस हुए थे ना, टीलोमरेज एंजाइम आएगा, अल्लाह भला करे आपका। टीलोमरेज एंजाइम इन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को दोबारा से कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ऐसा उन सेल्स में होता है,
जिनकी इंफॉर्मेशन, जिन्होंने अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करनी होती है, और ये एक्सप्रेस सारे सेल्स में नहीं होता, ये जर्म सेल्स के अंदर, जर्म लाइन सेल्स के अंदर एक्सप्रेस होता है। जर्म लाइन सेल्स के अंदर ये एक्सप्रेस होता है ताकि जो स्पर्म्स बने और गमीट्स बने या एग्स बने, उनके अंदर टीलोमेयर्स कंप्लीट फॉरवर्ड हो। जर्म लाइन सेल आपको पता है ना क्या बना रहे होते हैं, स्पर्म बना रहे होते हैं और एग्स बना रहे होते हैं। उनके अंदर ये एंजाइम आके टीलोमेयर को दोबारा मुकम्मल कर देता है ताकि नए बनने वाले स्पर्म और एग के अंदर इतना टीलोमेयर ना पहुंचे, मुकम्मल टीलोमेयर पहुंचे, क्योंकि स्पर्म और एग से नया इंडिविजुअल बनना है, नए इंडिविजुअल को पूरा टीलोमेयर लेने का हक हासिल है। हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में टीलोमेयर कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को तो कम टीलोमेयर नहीं ना मिलना चाहिए। तो हमारे बच्चे हमारे ऐसे सेल्स से पैदा होंगे जिनके अंदर टीलोमेयर कंप्लीट सिंथेसाइज होगा, और वो सिंथेसाइज कौन से एंजाइम से होगा, टीलोमरेज, ताकि बच्चों को, जो नए बच्चे पैदा होने हैं वो स्पर्म और एग से पैदा होने हैं, उन तक आधा या इनकम्प्लीट टीलोमेयर नहीं पहुंचना चाहिए। उनको भी तो हिफाजत चाहिए ना, उनके सेल के अंदर भी जब डिवीजन होगी तो टीलोमेयर लॉस होगा, उनकी जीन्स को बचने का भी हक है। सो उनके अंदर पूरा टीलोमेयर जाना चाहिए। सो पूरा टीलोमेयर जाने से पहले स्पर्म और एग का टीलोमेयर कंप्लीट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टीलोमरेज। सो ये एंजाइम एक्सप्रेस कहाँ होता है, जर्म लाइन सेल के अंदर, और ये एक्सप्रेस होता है कैंसर सेल्स के अंदर। कैंसर सेल्स के अंदर जब ये एक्सप्रेस होता है तो कैंसर सेल तेजी से डिवाइड होने लग जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। आपको पता है जब टीलोमेयर ख़त्म हो जाता है ना किसी का, तो जीन्स लॉस होना शुरू हो जाती हैं, वो सेल डेथ का शिकार हो जाता है। और कैंसर सेल्स में आपको पता है सेल्स की डेथ नहीं होती, बल्कि सेल तेज़ी से डिवाइड करते चले जाते हैं। क्या वजह होती है, क्योंकि उनका टीलोमेयर नहीं कम हो रहा होता, उनका टीलोमेयर दोबारा से कंप्लीट कौन कर देता है, टीलोमरेज। सो कैंसर वाले पेशेंट के अंदर ये वाला एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा होता है ताकि वो सेल्स की डिवीजन को तेज़ कर दे, ठीक है। लेकिन हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स में सेल डिवीजन आहिस्ता हो रही है। देखें बचपन में सेल डिवीजन ज़्यादा होती है, बुढ़ापे में सेल डिवीजन कम हो रही होती है। क्यों कम हो रही होती है, क्योंकि बुढ़ापे में टीलोमेयर बहुत कम रह चुके होते हैं। सो टीलोमेयर्स की कमी से एजिंग भी हो जाती है, एजिंग हो जाती है, क्योंकि टीलोमेयर बुढ़ापे में बहुत कम रह चुके होते हैं, तो वो एजिंग का शिकार करते हैं। अब कैंसर के अंदर इसका मतलब टीलोमरेज एंजाइम एंटी एजिंग एंजाइम है, जो एजिंग नहीं होने देता। ये रैपिडली डिवाइड करवाता है, सेल्स को तेज़ी से डिवाइड करवाता है, और उस बंदे के अंदर कैंसर हो जाता है। सो टीलोमरेज एंजाइम एजिंग ना होने वाला एंजाइम है, एजिंग ना करवाने वाला एंजाइम है। ये टीलोमेयर्स को दोबारा सिंथेसाइज कर देता है, और ये नॉर्मल इसका एक्सप्रेशन है। यहाँ पे तो इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे ये बिला वजह एक्सप्रेस हो जाता है, ज़रूरत नहीं होती, जिससे कैंसर हो जाता है। सो आई थिंक टीलोमेयर आपको जो है ना अच्छी तरह मैंने करवा दिया, ठीक है। वाई टीलोमेयर रिड्यूस, आपने लगता है लेट ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दिया। जब टीलोमेयर ख़त्म हो जाएगा तो डीएनए लॉस होने लग जाएगा, जी बिल्कुल, फिर सेल डेथ हो जाएगी, फिर सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। टीलोमेयर क्यों एसेंशियल है, मैंने 20 मिनट की स्टोरी सुनाई है, और अब आप ये पूछ रहे हैं क्यों एसेंशियल है। हमारी जीन के लॉस को बचाते हैं, ठीक है, और इनसे एजिंग होती है। टीलोमेयर में जीन होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीलोमेयर में जीन होते हैं कि नहीं। अभी मैंने आपको बताया था टीलोमेयर से पहले जीन्स हैं, तो यहाँ देखें, कोई नज़र आ रहा है, मतलब बोर्ड पे चीज़ क्लियर है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे। ये देखें, टीलोमेयर के अंदर बच्चों सैटेलाइट डीएनए मौजूद होता है। सैटेलाइट डीएनए होता है जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। ये देखें, नो जीन एक्सप्रेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप लोगों को टीलोमेयर समझ आ गया होगा। सो टीलोमरेज और टीलोमेयर में क्या फ़र्क है, टीलोमेयर डीएनए है, और टीलोमरेज उसको बनाने वाला एंजाइम है। नॉर्मली टीलोमरेज नहीं होना चाहिए हमारे सेल्स में, और नहीं होता, अगर हो जाए तो कैंसर हो जाता है, ठीक है। और टीलोमरेज की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जर्म लाइन सेल्स में पड़ती है, ताकि द कमेंट्स वर कम्प्लीटली रेलिवेंट, लेकिन सर को इरेलीवेंट लग रहे थे।
जंक डीएनए वाले मैंने आपको इसलिए कहा इररेलेवेंट कमेंट्स हैं कि अभी आपको मैंने टाइम नहीं दिया कमेंट्स करने का। जब मैं कहता हूँ कमेंट्स किया करें तब किया करें। जंक डीएनए का मतलब भी यही होता है जो ट्रांसक्राइब नहीं होता, जिसके अंदर जीन्स नहीं होती। ठीक है, ये मैंने बता देना था आपको। शर्जील साहब का कमेंट्स है द कमेंट्स वर कम्प्लीटली रेलिवेंट, लेकिन सर को अच्छा अब मैं इसको क्या कहूँ, ये किसकी साइड लेने के लिए किसके ख़िलाफ़ बात लिख दी है इसने। अच्छा, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि टीचर के ख़िलाफ़ बात लिख दी है और किसकी साइड ले रहा है। सर फिर टीलोमरेज से हम एजिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, इस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे टीलोमरेज जो है ना वो आपकी एजिंग कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा। और टीलोमेयर कब लॉस कम होते हैं, मीन लॉस उसका कब कम कंट्रोल होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी खुराक को रूटीन से लेते हैं, तब टीलोमेयर्स ना इतनी जल्दी कम नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं। ये भी एक फैक्टर है रिसर्च से जो पता चला। दैट वॉज मेंट फॉर, बेटे जो भी आपको टीचर के ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अगर इररेलेवेंट कमेंट किया तो इसलिए क्या है कि उसने गलत टाइम पे मैसेज किया। मैं उस टाइम बहुत खूब के पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, और बीच में लिख दिया जी जंक डीएनए। सोच समझ के आप बात किया करें, और आपको ज़रूरत भी नहीं है किसी का वकील बनने की। ठीक है, तो किसी का वकील ना बना करें, आप सिर्फ फोकस किया करें इस पे। सो बच्चों, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम अपने आगे टॉपिक को लेके चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ टीलोमेयर कॉजेज एजिंग। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई अगर बात किसी ने टीलोमेयर के हवाले से पूछनी हो तो जल्दी से पूछ लो। हाँ जी बच्चों, एनी क्वेश्चन मजीद? नो क्वेश्चन? चलें जी, आगे चलते हैं बच्चों। अब हम क्रोमोसोम्स को देखने लगे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। रेप्लिकेशन से पहले क्रोमोसोम की शक्ल कैसी है, रेप्लिकेशन के बाद कैसी है, ये हमें नज़र कब आते हैं। हम इनको ना स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक से देखते हैं, स्टेनिंग करते हैं। हम इनकी स्टेनिंग करते हैं तो ये हमें नज़र आते हैं। स्टेनिंग मीन इनके ऊपर हम डाई डालते हैं, कलर डालते हैं। ये आपको मैं समझाऊंगा, किसी दिन टाइम मिलेगा। विजिबल होते हैं और फिर हमको गिन लेते हैं कितने क्रोमोसोम है। जो कंप्लीट क्रोमोसोम की अरेंजमेंट होती है ना, उसको कैरियोटाइप कहते हैं। मीन ह्यूमन के कैरियोटाइप 1 to 3 पेज नंबर में बनी हुई है कि कितने क्रोमोसोम, उनको हम कंप्यूटराइज तरीके से अरेंज करते हैं। ये काम मैंने जो है ना वो किया हुआ 2 साल पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर ना। हम डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं क्रोमोसोमल, उनको डिटरमाइन करने के लिए ना कैरियोटाइप करते होते थे। हम गिनते थे यार किस क्रोमोसोम के अंदर कितनी कमी है, किसका लॉस है, कौन कम है, वगैरह वगैरह। सो जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है ना, कितने क्रोमोसोम है, किस तरह के हैं, वो कैरियोटाइप कहलाता है। ठीक है, हम जब क्रोमोसोम्स की शक्ल देखते हैं, शेप्स देखते हैं ना, तो हमें मुख्तलिफ़ कलर की शेप्स जो हैं वो नज़र आती हैं। और शेप्स जो है ना वो आमतौर पर एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम अचीव करते हैं। शेप्स के हिसाब से क्रोमोसोम की जो शक्लें हैं ना वो 4 तरह की हैं। पहली जो है ना वो आपको मिलेगी टीलोसेंट्रिक। ये सेंट्रोमेयर की बेस पे है। ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमेयर किनारे पे होता है, एंड पर होता है, उसको हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का नाम देते हैं। और दूसरा जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है वो एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्रोसेंट्रिक का सेंट्रोमेयर थोड़ा सा नीचे होता है, मीन ये इसका क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम के किनारे से थोड़ा सा नीचे सेंट्रोमेयर है, मीन किनारे के करीब है। ऐसे क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का नाम देते हैं। उसके बाद आता है सबमेटासेंट्रिक। कुछ एमसीक्यूज मैं आपको लिखवाऊंगा, आपने लिख लेना। सबमेटासेंट्रिक ऐसा क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सेंट्रोमेयर सेंटर के करीब होते हैं, बिल्कुल सेंटर में नहीं होते लेकिन सेंटर के करीब है।
किनारे के करीब नहीं है, सेंटर के करीब है। इनकी दो शक्लें बनती हैं, एक शक्ल ऐसी है और एक ऐसी है, ठीक है। ये दो शक्ल के क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। तो इनका जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर के करीब है। और आखिरी है जी मेटासेंट्रिक, इसका सेंट्रोमेयर बिल्कुल दरमियान में होता है, बिल्कुल दरमियान में इनका सेंट्रोमेयर होता है, जिसकी वजह से इनकी पी और क्यू आर्म जो है ना वो एक जितनी हो जाती है। पी और क्यू आर्म एक जितनी हो जाती है। अब मैं इनकी शेप्स आपको लिखवा देता हूँ। टीलोसेंट्रिक की शेप हमेशा अल्फ़ाबेट आई जैसी होगी, एक्रोसेंट्रिक की भी हमेशा आई जैसी होगी, और सब मेटा की आई जैसी भी होगी और जे जैसी भी होगी। ये उल्टा जे है, ठीक है, उल्टे जे जैसी शेप भी होगी। और मेटासेंट्रिक की शेप आई जैसी भी होगी और उल्टे वी जैसी शेप भी होगी, उल्टे वी जैसी शेप भी होगी। सब के अंदर P इज़ नॉट इक्वल टू Q, ठीक है, P इज़ नॉट इक्वल टू Q, P इज़ नॉट इक्वल टू Q। सिर्फ मेटासेंट्रिक के अंदर P जो है ना वो Q के बराबर है। P और Q एक दूसरे के बराबर है लेंथ के अंदर, ठीक है। सर टीलोमेयर का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट में नहीं है, इसीलिए तो मैंने डिटेल से करवाया, आपके MD कैट में ये शामिल है। MD कैट बच्चों ये MCQs नोट कर लें, इनकी शक्ल और इनमें लेंथ क्या क्या है। इसकी शक्ल आई जैसी है, एक्रो में आई ऐसे क्रोमोसोम है, सब मेटा में भी आई है और साथ में उल्टा जे भी है, मेटा में आई भी है और उल्टा वी भी है, ठीक है। प्लस P नॉट इक्वल टू Q, P नॉट इक्वल टू Q, इसमें उल्टा लिख दिया मैंने, P इज़ इक्वल टू Q, ठीक है। मेटासेंट्रिक में P इज़ इक्वल टू Q। खैर ये आपको शेप्स बता दी, और ये शेप फाइनली जब धागे खींचते हैं ना उनको ऑपोजिट पोल्स पर, तब उनकी जो है ना वो अपीयर होती हैं। अब क्रोमोसोम की थोड़ी सी शक्ल जो है ना वो खोल के भी चेक कर लेते हैं, क्रोमोसोम की कंपोजिशन चेक कर लेते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर है क्या। बेटे क्रोमोसोम समझने के लिए मैं आपको क्रोमोसोम समझने के लिए क्रोमोसोम को खोल के चेक करवाता हूँ। ये अगर एक क्रोमोसोम है बच्चों, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, रेप्लिकेटेड। सर वो मैंने पढ़ा था कि एक्रोसेंट्रिक की शेप जे होती है, रेयरली होती है, आपकी बुक के मुताबिक सब मेटा की ही जे है, ठीक है। हम बुक के मुताबिक चल रहे हैं ताकि कोई मसला न खड़ा हो। अगर इतने हिस्से को मैं बड़ा करके देखूँ, इतने हिस्से को, ठीक है, इतने हिस्से को अगर मैं बड़ा करके देखूँ और मुझे बड़ी वो हो के देखें क्रोमोसोम के अंदर क्या है, मुझे पता तो चले, तो मुझे क्रोमोसोम के अंदर सुपर कॉइल मिलेंगे, सुपर कॉइल, ये सुपर कॉइल है, ठीक है जी। ध्यान से आपने इस पे जो है ना वो फोकस करना है कि सुपर कॉइल क्या है। ये सुपर कॉइल है, ठीक है, ये क्या है जी सुपर, इस तरह के सुपर कॉइल आपको मिलेंगे, ये सुपर कॉइल है, ठीक है जी। ये सुपर कॉइल है जो आपको इसके अंदर जो है वो नज़र आएगा। इस सुपर कॉइल के अगर हम थोड़े से हिस्से को बड़ा करके देखें, फॉर एग्जांपल इस हिस्से को अगर हम बड़ा करें, इस हिस्से को जिसको मैंने डब्बा किया है, इसको अगर मैं बड़ा करूं थोड़ा सा HD के अंदर अगर देखने की कोशिश करूं तो हमें क्या नज़र आएगा। ये सुपर कॉइल मिली है हमें क्रोमोसोम के अंदर, ये सुपर कॉइल है। क्रोमैटिन की बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होने के बाद, सुपर कॉइल होने के बाद जो क्रोमोसोम के अंदर है वो मिली है। अब सुपर कॉइल के इतने से पोर्शन को जब मैं खोलूँगा तो मुझे कॉइलिंग विद इन सुपर कॉइल जो है ना वो कॉइलिंग मिलेगी। इस तरह के आपको जो है ना वो क्या मिलेंगे, तो क्रोमैटिन फाइबर्स नज़र आएंगे, ठीक है। ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। हम इन क्रोमैटिन फाइबर्स को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा अच्छी तरह अगर मैं इसको बनाऊं बिल्कुल एग्जैक्ट बुक की तरह, ठीक है जी। ये ऐसे आपको क्रोमैटिन फाइबर्स मिलेंगे, ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। पहले मैंने अच्छे बनाए थे, अब मैं बिल्कुल बुक की तरह गंदे बना रहा हूँ। ये आपको क्रोमैटिन फाइबर्स मिल रहे हैं। आप इतने से क्रोमैटिन फाइबर को बड़ा करके देखने लगे हैं। दीज आर क्रोमैटिन फाइबर्स, दीज आर क्रोमैटिन के काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स, ये एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा फाइबर हैं। इनके अंदर हमें इस तरह के अजीबोगरीब से फाइबर्स नज़र आते हैं। इसको जब हम बड़ा करके देखेंगे बच्चों तो हमें क्या नज़र आएगा। एक फाइबर को अगर हम क्रोमैटिन फाइबर को देखें, एक क्रोमैटिन फाइबर को अगर हम देखें तो हमें इस तरह का
कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा एक क्रोमैटिन फाइबर है। दिस इज़ वन क्रोमैटिन फाइबर, ये एक फाइबर है। यहाँ से फाइबर का लफ्ज़ ही मैं जो है मिटा देता हूँ ताकि पता चले वो क्रोमैटिन काफ़ी ज़्यादा है, और ये एक फाइबर है, एक फाइबर है। इस एक फाइबर को अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके देखूँ कि हमें इस एक फाइबर में मज़ीद खुल के क्या चीज़ मिलेगी, तो बच्चों आपको बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। क्रोमोसोम की कंपोजिशन पता चलेगी, क्रोमोसोम की कंपोजिशन पता चलेगी कैसे जी, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको क्या मिलेगा, आपको क्रोमोसोम की कंपोजिशन के अंदर न्यूक्लियोसोम मिलेंगे, न्यूक्लियोसोम मिलेंगे, और हर न्यूक्लियोसोम के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक डीएनए होगा और एक हिस्टोन प्रोटीन होगी। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा।